डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ रिट। अगर हम रिट की बात करते हैं तो रिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार समझा जा सकता है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको कई बार रीड भी करते हैं। ठीक है, रिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मेनली एक आम जनता के हिसाब से अगर हम बात करें, एक आम पीपल के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे बेसिक टॉपिक रहता है वो पार्ट 3 रहता है। पार्ट 3 आपका लिंक करता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट का एज अ गारंटर, एज अ प्रोटेक्टर जहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर उनको डिफाइन किया गया है, वो हमारा रिट कहलाता है। ठीक है, देखो बच्चे, रिट को समझने के लिए हम उसको कई बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम रिट का जो एक इंट्रोडक्शन है, जो उसका एक पूरा फॉर्मेशन है, उसका जो एक बेसिक ड्राफ्ट है, हम उसको समझेंगे कि रिट क्या है, मेनली इसके एक्सप्लेनेशंस क्या क्या हैं। इसके अलावा हम लिंक जो हमारा रिट टॉपिक है हम इसको लिंक करेंगे फंडामेंटल राइट से। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो टाइप्स ऑफ रिट है इसको आप कैसे समझ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिट क्या कहलाता है। ठीक, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट की बात करें तो रिट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 से लिंक होता है। ठीक है, पार्ट 3 भारत के संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार है। आप इसको बेसिक ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपकी खुद की ही कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमारी खुद की ही आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार आपका है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर आप कोई भी कंस्ट्रक्ट का काम नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी पर आप कोई भी दोबारा से उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से वहाँ पर किसी को रख नहीं सकते, उसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं कि मेनली आपकी वो जो प्रॉपर्टी है उस पर पूरा अधिकार आपका है, वो आप ही के नाम है, लेकिन आप उसमें कोई भी नया अमेंड नहीं कर सकते, कोई भी उसमें रिकंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते, उसमें कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो यहीं पर कि फिर वो आपका एक नॉमिनल राइट रह जाता है, उस प्रॉपर्टी पर एक नाम मात्र का अधिकार रह जाता है। अब यहीं पर कहा गया कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे भारत के संविधान में जो एक आम नागरिक को जो सबसे ज़्यादा राइट दिए गए, जो उसकी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज, ये रिलेटेड है हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से। ठीक है, आपने अगर भारत के संविधान को खुद से भी पढ़ा है या बेसिक फीचर भी इसके सुने होंगे तो भी आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट जो हमने यूएसए से बोरो किए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, इन्हीं को एज अ प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं की सिक्योरिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिट का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, आप रिट को भी लिंक कर सकते हैं या फंडामेंटल राइट के भी अगर हम प्रोटेक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं इसको आप 4 आर्टिकल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, इनके सिक्योरिटी, इनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारे पास 4 आर्टिकल आते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें आर्टिकल 13 से, आप इसको लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 13 आपका लिंक है, या इसमें क्या आएगा, जुडिशियल रिव्यू आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा आएगी, जिसको हम अलग से क्लास एक टॉपिक के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अगर हम फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात करें तो फंडामेंटल जो राइट है इससे रिलेटेड हमारे पास जो प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया तो उसके 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 13 में आपका पूरा एक टॉपिक आ जाता है जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद आर्टिकल है हमारा 359। आर्टिकल 359 भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अगर भारत में इमरजेंसी वाली परिस्थिति है, आपातकाल वाली परिस्थिति है, आप तभी नागरिकों के जो सिटीज़न हैं आप तभी उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए अपनी स्थिति से स्थगित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के अलावा, आपातकाल की परिस्थिति के अलावा कोई भी ऐसी विशेष परिस्थिति नहीं होगी कि व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो उसके मौलिक अधिकार हैं, उनको कुछ समय के लिए रोका जा सके या इसमें कोई भी नई चीज़ अमेंड की जा सके। अब आर्टिकल 359 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उनको इमरजेंसी में लिंक करके बताया गया।
इसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट की जो प्रोटेक्शन है, जो इनकी सिक्योरिटी है, इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसको आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 भाग 3 को ही कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अत्यधिक विशेषाधिकार कहा जाता है। ठीक, भारत के संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों को रखा गया और ये मौलिक अधिकार भारतीय आम नागरिक को संविधान की तरफ से दिए जाते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जब भारत के संविधान ने आम नागरिक को मौलिक अधिकार दिए, फंडामेंटल राइट दिए, तो मौलिक अधिकार देने के साथ उसमें ये विशेष या इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका प्रोटेक्शन करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एज अ गारंटी देते हैं, ये एज अ गारंटर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के, कि जो आपके फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है या इनका कोई भी सस्पेंड होता है तो वहाँ पर ये हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट है, रिट के थ्रू फंडामेंटल राइट के हमारे 4 आर्टिकल हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 13 जिसमें जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, आर्टिकल 359 हमने डिस्कस किया, फिर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। अगर हम सबसे पहले आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 को ही फंडामेंटल राइट से ही लिया गया है, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है भाग 3 जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार आता है, ये पार्ट 3 हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 35 के अंतर्गत ही हमारे पास आर्टिकल 32 आता है, जो क्या है आपका एक 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जहाँ पर संवैधानिक चीज़ों का उपचार किया जाता है, उनके हनन होने के उपाय लिखे हुए हैं। हम यहाँ पर एग्जैक्ट बोल सकते हैं आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, अब जो आर्टिकल 32 है इसमें क्या कहा गया, अगर भारत में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति विशेष है जिसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 उसको ये अधिकार, उस व्यक्ति विशेष को ये अधिकार देता है कि वह कहीं पर भी या स्पेशली वह आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर अप्रोच लगा सकता है, अप्रोच कर सकता है और अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, दोबारा से रीड करेंगे बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज अ रिट। और अगर हम रिट की बात करें तो रिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है जहाँ पर फंडामेंटल राइट को रखा गया है, तो फंडामेंटल राइट के लिए ही एक रेमेडीज रखता है। ठीक है, और रिट से रिलेटेड हमारे पास 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13 जिसमें जुडिशियल रिव्यू आता है, जिसमें आप रिट थोड़ा सा उस टॉपिक से लिंक नहीं होता, जिसलिए हमने आज उसको नहीं रखा, वो एग्जैक्ट फंडामेंटल राइट से ही लिंक है। फिर आर्टिकल 359 आता है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। आर्टिकल हमारे पास 32 और 226 2 आर्टिकल और आएंगे जिससे रिलेटेड आज का पूरा टॉपिक हम समझेंगे। ठीक, अब हमने रखा सबसे पहले आर्टिकल 32। जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो हमने इसमें देखा कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति विशेष किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भारत के संविधान का आर्टिकल 32 उस व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों के लिए अप्रोच कर सकता है, वहाँ पर अपील कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए रिट इशू करवा सकता है। ठीक है, इसी आर्टिकल में भारत के संविधान में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया कि ये 5 टाइप या फिर 5 प्रकार की रिट इशू कर सकता है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला, कोई भी केस आता है। तो आर्टिकल 32 में आपने 2 कंडीशन पढ़ी। आर्टिकल 32 भारत में किसी आम व्यक्ति विशेष को यह अधिकार देता है कि वह अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है कि वह 5 प्रकार के रिट इशू कर सकता है। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 32 है इसको ही अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसी को ही भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा गया।
जब आप देखोगे इसका बेसिक फॉर्मेट, जब आप फंडामेंटल राइट ही डिस्कस करोगे, उन्हीं को पढ़ोगे, तो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट इशू करने का अधिकार, इससे संबंधित एक आर्टिकल और देता है, आर्टिकल 226। जब हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं तो आर्टिकल 226 में सेम कंडीशन आएगी कि किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार दिया गया कि अगर उसके इंडिविजुअल कोर्ट को ये राइट है कि वह हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सिमिलरली 226 हाई कोर्ट को भी ये राइट देता है कि वो 5 टाइप के रिट इशू कर सकता है। दोनों में अभी तक जो एक तरीके से कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सेम है जो भी हमने डिस्कस करे, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 और 226 का जो डिफरेंस है, जो इनका एक इम्पॉर्टेंट एक आपस में विभिन्नता है, डिफरेंस है, उसको आप समझने की कोशिश करो। पहली कंडीशन तो बच्चे इसमें ये होगी कि भारत में जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, जो हमारा न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट आएंगे। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में कोई भी मामला होगा यहाँ पर दायर होगा, यहाँ से आप सेटिस्फाई नहीं है तो व्यक्ति हाई कोर्ट अप्रोच करता है, हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा, जिसका डिसीजन लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद अगर आपके दिमाग में आए कि भाई प्रेसिडेंट पार्डन का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो एक अलग कंडीशन है। अब न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं। अगर हम न्यायपालिका के जुडिशरी के इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही फॉलो होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपको यही जो एक ड्राफ्ट है इसी को फॉलो करना होगा। आप पहले सबऑर्डिनेट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब भारत में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई इशू होता है, तो व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकता है। ध्यान रखेंगे इसको, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकता है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म, अगर बच्चे आप फंडामेंटल राइट की कंडीशन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको हाई कोर्ट ना जाने का जो रीज़न है वो सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा, ठीक है। कंडीशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट ना जाकर फंडामेंटल राइट के लिए जो रिट इशू है उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में रीज़न बताना होगा कि आप हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए, ठीक है। इसके बाद दोनों का मेन डिफरेंस क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जो रिट इशू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो केवल एक ही कंडीशन पर है, वो है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, ठीक है। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट को जो रिट इशू करने का अधिकार दिया गया है वो मेनली 2 कंडीशन पर है। एक तो सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट यानी कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इसके अलावा एनी अदर पर्पस लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं या और अदर केसेस हैं तो उन पर भी, उनके अगेंस्ट भी जो आपका हाई कोर्ट है वो रिट इशू कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है, जब आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 32 और इसके रिट कंडीशंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो तो ये हमें अलग ही दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 32 पार्ट 3 जो आपका फंडामेंटल राइट है, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 है, उसी के मध्य से लिया गया है, और आर्टिकल जो आपका 32 है वो तो एग्जैक्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी कि आर्टिकल 32 जो रिट इशू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देता है वो एक फंडामेंटल राइट है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। जबकि अगर हम आर्टिकल 226 की बात करें जहाँ पर रिट इशू करने का अधिकार हाई कोर्ट को दिया गया, और हाई कोर्ट को भी एनी अदर पर्पस 2 कंडीशन, 2 से ज़्यादा कंडीशन पर जो रिट इशू करने का अधिकार दिया गया वो एक हाई कोर्ट का राइट है, लेकिन वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। इसके अलावा बच्चे अगर हम टाइप्स ऑफ रिट की बात करें कि रिट के प्रकार क्या हैं और रिट के बारे में जो इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है देखो, सबसे पहली कंडीशन जो हमारा टाइप्स ऑफ रिट है, इनको लैटिन शब्दावली, ये एक लैटिन वर्ड है जिनको वहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ से इनको एज्यूम करके हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट बात करो कि भाई रिट इसका भी मीनिंग क्या है, तो रिट जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया, ये एक रेमेडी है, एक उपाय है। तो रिट का भी अगर एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझना है तो रिट का भी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो एक रेमेडी है, उपाय है, ठीक है।
हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के या 5 प्रकार के रिट हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिट है। सबसे पहले आपका हैबिस कॉर्पस, फिर मैंडमस, उसके बाद सर्चियोरारी, फिर प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। ठीक है, इनको अगर हम हिंदी में टर्म्स की बात को करें, इसको डिस्कस कर ले, तो हैबिस कॉर्पस है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जो हैबिस कॉर्पस है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका मैंडमस है बच्चे परमादेश। ठीक, फिर है आपका सर्चियोरारी, इसको हम बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक, इसके बाद है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। ठीक, इसके बाद क्यो वारंटो अधिकार प्रच्छा, ये इनके हिंदी के नाम है। देखो, अगर हम रिट की बात करें तो हमारी जो सबसे पहली रिट है वो है हैबिस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हर रिट की अपनी एक अलग एक्सप्लेनेशन है, अपनी पूरी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम पूरी एक्सप्लेनेशन की भी बात करें तो हर रिट की अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कई बार आप एग्जाम में देखोगे इसका मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, डायरेक्ट हर रिट का जो अपना मीनिंग है उससे आपको वैसे ही लिंक करके आंसर यहाँ पर। साइन एक ऐसे व्यक्ति के लिए इशू की जाती है जिसको इलीगली डिटेन्ड किया गया हो या जिसको उसके तय किए हुए समय से अधिक डिटेन्ड किया गया हो। ठीक है, हालांकि ये जो रिट है, इस रिट में उसी व्यक्ति के आप फैमिली मेंबर्स भी बात कर सकते हो। उस व्यक्ति के जिसको डिटेन किया गया है उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए खुद जाकर वहाँ पर इस रिट को इशू करवा सकते हैं। इसलिए इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है वो टू हैव द बॉडी आता है। हैबिस कॉर्पस किसी ऐसे व्यक्ति के रिलीज, उसके प्रोडक्शंस के लिए मेनली यूज़ किया जाता है जिसको इलीगली बहुत ज़्यादा डिटेन किया गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकंड रिट आती है वो आती है मैंडमस। अगर हम मैंडमस की बात करें, परमादेश, मैंडमस यानी कि परमादेश। ठीक, जब हम मैंडमस रिट की बात करते हैं तो ये रिट उन ऑर्गेनाइजेशन, उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, उन सभी बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू कराई जा सकती हैं जिनकी अपनी परफॉर्म ड्यूटी में कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं या फिर उनकी जो परफॉर्म ड्यूटीज़ होती हैं उनमें यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन जो होती है जो एग्जैक्ट फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, थोड़ा सा इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी आपकी एक तरीके से गवर्नमेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी जो ड्यूटी है, जो अपने फंक्शन है उसको एग्जैक्ट और सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया और इससे लिंक करके किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन हुआ होगा, तो वहाँ पर जुडिशरी उसको एक तरीके से उसके अगेंस्ट ये रिट इशू करेंगे और उसको ढंग से कार्य परफॉर्म ना करने का जो रीज़न है, जो उसकी एक तरीके से जो उसके रीजंस हैं और जो उसकी कमी रही है उसको वहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारी थर्ड रिट है वो है हमारी सर्चियोरारी। अगर हम सर्चियोरारी या फिर उत्प्रेषण की बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग आता है टू बी सर्टिफाइड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये अधिकार देता है कि जितने भी हमारे लोअर कोर्ट हैं, जितनी भी हमारी लोअर जुडिशरी हैं, उनके लिए ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर्चियोरारी रिट को जारी कर सकते हैं। और लोअर कोर्ट में, लोअर जुडिशरी में जितने भी केसेस कंप्लीट हुए हैं, जितने भी इन्होंने केसेस हैंडल किए हैं, उन सबको रिव्यू के लिए अपने पास मंगा सकते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा जो केस फाइनल किए गए हैं, उनका जजमेंट किया गया है, उनकी जांच की जा सकती है। ठीक है, इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। अगर हम थर्ड रिट की बात करते हैं बच्चे, तो हमारी जो तीसरी रिट है वो है सर्चियोरारी यानी कि उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये राइट है, ये अधिकार है कि वह लोअर जुडिशरी के किसी भी केसेस को, उनके द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं, उनको अपने पास रिव्यू के लिए मंगा सकते हैं और उन पर डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे लोअर कोर्ट हैं, लोअर जुडिशरी है, इनके द्वारा जो भी केस फाइनल किए जाते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ जुडिशरी हो गया, लैक ऑफ जुडिशरी हो गया, कहीं पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिसीजन तो नहीं दिया गया, इन सब चीज़ों के रिव्यू के लिए, जांच करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अथॉरिटी रखते हैं कि ये यहाँ पर इसको रिट को इशू करा सकते हैं और लोअर जुडिशरी के जो जजमेंट है इनको रिकंसिडरेशन के लिए, इसको एक तरीके से रिव्यू के लिए अपने पास मंगा सकते हैं।
ठीक। और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर लोअर जुडिशरी का कोई जजमेंट डिस्कस करते हुए या उसकी जांच करते समय ये पाया जाता है कि यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनली जजमेंट हुआ है या फिर जो इन्होंने यहाँ पर डिसीजन दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इनके क्राइटेरिया से बाहर है, कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो यहाँ पर उस जजमेंट को ख़त्म भी किया जा सकता है, फिर वहाँ पर वो अमान्य हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तीसरी कंडीशन है बच्चे अधिक, यहाँ पर प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। जब हम उत्प्रेषण या फिर सर्च्योरारी की बात करते हैं तो अभी जब आपने ये रिट डिस्कस की तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, ये लोअर जुडिशरी के द्वारा फाइनल किए गए किसी भी केस को अपने पास मंगा सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोहिबिशन वाली कंडीशन भी दोनों के ही लिंक करती है, दोनों में ही सिमिलर है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब लोअर जुडिशरी कोई किसी भी केस को डिस्कस करती है और वहाँ पर अपना कोई जजमेंट देने वाली है तो उस जजमेंट को इफेक्ट में आने से पहले रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं वो प्रोहिबिशन कहलाता है। ठीक, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, टू फॉरबिड, किसी भी चीज़ को रोकना। ठीक है, उत्प्रेषण में आपने डिस्कस किया था कि अगर लोअर जुडिशरी ने कोई केस फाइनल कर दिया, अपना जजमेंट दे दिया, तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने पास मंगा सकते हैं और वो जजमेंट अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ या अमान्य हुआ तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा कोई जजमेंट लागू होने से पहले, जजमेंट दिया जाने से पहले उसको रोकना, वो आपका प्रोहिबिशन रिट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर हम लास्ट रिट की बात करें तो लास्ट जो हमारी रिट है वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा, वाइवर्ट, अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, बहुत ही बेसिक रिट है और 5 की 5 सभी रिट में क्यो वारंटो एक स्पेशल ऐसे रिट है जो पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति दायर करा सकता है। इंडिविजुअल कोई भी सेपरेट किसी भी केसेस का लिंक है या नहीं है, उससे इसका एग्जैक्ट अगर हम बात करें उसका फैमिली मेंबर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस रिट को इश्यू करा सकता है। अब यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में किसी भी पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त है और वह उस पद पर परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर जुडिशरी उस व्यक्ति ने किस अप्रोच से, इस अथॉरिटी से या फिर किस अथॉरिटी से, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस तरीके से इस पद को प्राप्त किया। अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट वाली आपकी पोस्ट है, कोई अपॉइंट वाली है, तो एग्जैक्ट जो जिस पद का एक पूरा ड्राफ्ट है उसकी जांच की जाएगी क्यो वारंटो के अकॉर्डिंग कि किसी भी पद पर कोई व्यक्ति अपॉइंट है तो उसका अपॉइंटमेंट का जो पूरा मेथड है वो क्या रहा, व्यक्ति ने किस अप्रोच के द्वारा या फिर किस प्रोसेस से उस पद पर आया, उस पर जो परफॉर्म कर रहा है उसकी पूरी यहाँ पर क्यो वारंटो में उसकी जांच की जाएगी। अधिकार प्रच्छा में प्रश्न पूछने का अधिकार, उसकी जांच की जाएगी और अगर वह व्यक्ति उस पद पर इलीगली माना गया तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद की जो टर्म कंडीशन है उस पर क्या क्या एलिगेशन, क्या क्या केसेस लगते हैं, उस पर क्या क्या एक तरीके से जुर्माना होगा, तो वो सब चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक था बच्चे, हमने रिट को डिस्कस किया जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ रिट है और टाइप्स ऑफ रिट एक लैटिन वर्ड है जिसको अभी हमने पहले भी बोला और इसमें 5 टाइप ऑफ रिट है जो आपकी 5 प्रकार की रिट है। फर्स्ट है हैबिस कॉर्पस, किसी ऐसे व्यक्ति इंसान के लिए रिट इशू की जाती है जिसको इलीगली डिटेन किया गया हो। सेकंड परमादेश, उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी के लिए रिट इशू की जाती है जो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, उनकी जांच होगी। सर्च्योरारी, उत्प्रेषण में अगर लोअर जुडिशरी कोई ऐसा जजमेंट दे दे कि जो उसके क्राइटेरिया क्षेत्राधिकार से बाहर है, कोई ज़्यादा बढ़कर डिसीजन मेकिंग हो, तो उस रिव्यू को जांच के लिए भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में और उसको ख़त्म भी किया जाएगा। इफेक्ट हो गया है तो भी बीच में रोक सकते हैं।